तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी एटम के दिल में। इसे एक साइंटिफिक जासूसी कहानी की तरह समझिए, जहां हर खोज एक नया सुराग थी जिसने हमें सच्चाई के और करीब पहुंचाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय तक मतलब सदियों तक ये माना जाता था कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता, वो ही आखिरी चीज है। लेकिन हम सब गलत थे। 19वीं सदी के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। कहानी का पहला मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर गौर करना शुरू किया। अरे हाँ, वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद है जब हम सूखे बालों में कंघी फिराकर उसे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और वो चिपक जाते थे? बस यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा इशारा था कि एटम के अंदर जरूर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं। और फिर तो जैसे सुरागों की झड़ी लग गई। 1886 में गोल्डस्टीन को पॉजिटिव चार्ज वाली कैनेल रेज मिली, जो आगे चलकर प्रोटॉन कहलाए। फिर सन 1900 के आसपास जे थॉम्सन ने नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आखिर एक छोटे से एटम के अंदर रहते कैसे हैं? तो इस रहस्य को सुलझाने की पहली गंभीर कोशिश की जे थॉम्सन ने। उन्होंने ही हमें एटम का सबसे पहला मॉडल दिया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कल्पना की थी। थॉम्सन ने सोचा, चलो एटम को एक तरबूज की तरह इमेजिन करते हैं। जो तरबूज का पूरा लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, और जो काले काले बीज उसमें धंसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। सिंपल। और क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं तो पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर पूरी कहानी ये नहीं थी। देखिए, थॉम्सन का मॉडल अपने समय के हिसाब से काफी लॉजिकल था, पर विज्ञान की कहानी में अक्सर एक लेकिन आता है, और यहाँ भी आया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जिसके नतीजे थॉम्सन का मॉडल समझा ही नहीं सकता था। ये एक्सपेरिमेंट किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने सोने की एक बेहद पतली फॉइल ली, इतनी पतली कि उसमें सिर्फ 1000 एटम्स की परत थी, और उस पर उन्होंने तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। अब देखिए, थॉम्सन के मॉडल के हिसाब से उम्मीद तो यही थी कि ये भारी भरकम पार्टिकल्स उस फॉइल के आर पार सीधे निकल जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत मुड़ेंगे। पर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। हाँ, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था, कुछ थोड़े से एंगल पर मुड़ गए। लेकिन, और यही सबसे हैरान करने वाली बात थी, हर 12,000 में से कोई एक पार्टिकल फॉयल से टकराकर 180 डिग्री पर वापस आ गया। मतलब सीधा गया और सीधा ही लौट आया। रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये नतीजा उतना ही अविश्वसनीय था जैसे आप एक तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर चलाएं और वो गोला उस टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आप ही को आकर लग जाए। सोचिए, ये कितनी बड़ी और अनहोनी बात थी। तो इस एक हैरान करने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने 3 बड़ी बातें निकाली। पहली, एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली जगह है, इसीलिए तो ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए। दूसरी, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक बहुत ही छोटी सी ठोस जगह पर जमा है। इसी सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। रदरफोर्ड का ये न्यूक्लियर मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। एक ऐसी गड़बड़ जो फिजिक्स के नियमों के हिसाब से एटम को एक पल में खत्म कर सकती थी। देखिए, उस समय की फिजिक्स कहती थी कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब घूमता है या एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब अपनी एनर्जी खोएगा। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खो देनी चाहिए और आखिर में धड़ाम सीधा न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता था। पर हम जानते हैं एटम्स तो स्टेबल होते हैं, तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? और इस बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए सामने आए नील्स बोर। उन्होंने 2 बड़े ही क्रांतिकारी नियम दिए। पहला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर हर कहीं नहीं घूम सकते, उनकी अपनी कुछ खास फिक्स्ड कक्षाएं होती हैं जिन्हें उन्होंने एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहा। और दूसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इन खास कक्षाओं में घूम रहे हैं तब तक वो कोई एनर्जी नहीं खोते। तो बोर के मॉडल ने एटम को स्टेबल तो कर दिया।
अब वैज्ञानिकों ने ये समझना शुरू किया कि एक एटम असल में बनता कैसे है, मतलब उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में भरे कैसे जाते हैं। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और किरदार की एंट्री बाकी थी। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल खोज निकाला। इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था और इसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो अब हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में कैसे भरते हैं? इसके लिए बोर और बरी ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, 2n²। यहाँ n है शेल का नंबर। तो पहले शेल K शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे L शेल में 8, तीसरे M शेल में 18 एंड सो ऑन। किसी भी एटम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सबसे बाहरी शेल, मतलब आखिरी शेल। इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि वो एटम दूसरे एटम्स के साथ दोस्ती करेगा, दुश्मनी करेगा या कैसा बर्ताव करेगा। और यहीं से जन्म होता है वैलेंसी के कॉन्सेप्ट का। देखिए, हर एटम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि उसका सबसे बाहरी शेल पूरी तरह भर जाए। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं। तो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है, वही नंबर उसकी वैलेंसी कहलाता है। चलिए, तो अब हम एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि अलग अलग तरह के एटम्स की पहचान कैसे होती है और उन्हें कैटेगराइज कैसे किया जाता है। हर एटम का अपना एक आईडी कार्ड होता है, जिसमें 2 जरूरी नंबर होते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर यानी Z। ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है और यही नंबर तय करता है कि वो एलिमेंट कौन सा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा, हीलियम का हमेशा 2। दूसरा नंबर है मास नंबर यानी A। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। अब इन नंबर्स की वजह से हमें कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, मतलब उनका एटॉमिक नंबर Z तो सेम होता है, पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने की वजह से उनका मास नंबर A अलग हो जाता है। दूसरी तरफ होते हैं आइसोबार्स। ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर A तो सेम होता है, पर एटॉमिक नंबर Z अलग अलग होता है। और ये आइसोटोप सिर्फ थियोरी की बातें नहीं हैं, इनका हमारी दुनिया में बहुत बड़ा असर है। जैसे यूरेनियम का एक खास आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, जिससे बिजली बनती है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में काम आता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटर जैसी बीमारी के इलाज में मदद करता है। तो इस जासूसी कहानी में हमने एटम के अंदर के सारे राज खोल दिए। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की खोज कर ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या होता है जब हम उस छोटे से ठोस न्यूक्लियस को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं? खैर, ये एक बिल्कुल नई और इससे भी ज्यादा रोमांचक कहानी की शुरुआत है।